साद रहमान ने हमसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, प्राइवेटली उन्होंने मैसेज किया है, तो मैं आप सारों की कंजम्पशन के लिए बता दूं। एक, कॉन्स्टिट्यूशनली यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर इनडायरेक्ट, बट एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन दे फॉलो डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ द पोर्टस बाय। ठीक है जी, ये एक जी टुडे इज द लास्ट सेशन। एक सवाल ये उन्होंने पूछा है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि जी सेनेट इज अ प्लेस वेयर बॉइलिंग टी इज कूल्ड। तो ये सब स्टेटमेंट्स दो और कंपैरिजंस। तो जी मैं बता दूंगा इन दोनों। पहले सवाल का जवाब तो ये है कि मैंने ये शुरू में बताया भी था कि अमेरिका में चूंकि फेडरेशन है और फेडरेशन के सारे फेडरेटिंग यूनिट्स जितनी भी रियासतें हैं वो इक्वल मेंबर्स हैं, और आपने पढ़ रखा है फेडरलिस्ट एंड नॉन फेडरलिस्ट प्लान भी, उसको जहन में रखें। इसलिए ये मैटर नहीं करता कि अमेरिका में पॉपुलर वोट किसके पास है, मैटर करता है कि कौन ज्यादा स्टेट्स में जीता है, किस प्रेसिडेंट का फुटप्रिंट ज्यादा स्टेट्स में है। डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन 12वीं तरमीम के बाद ज्यादा रेलेवेंट हो गया, क्योंकि उसके बाद वो जो सिस्टम था कि जो हारने वाला बंदा है वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है, वो सिस्टम खत्म हो गया और रनिंग मेट को साथ रखना पड़ा। तो रनिंग मेट जब साथ आ जाता है तो कैंपेन और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है, और जैसे जैसे डेमोक्रेसी इवॉल्व की है वैसे वैसे ये इलेक्शन जो है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस डायरेक्ट होता चला गया है। बट एवरी वंस इन अ वाइल ऐसा होता है यूएस इलेक्शंस में कि बाद में उसको पॉपुलर वोट ज्यादा भी पड़ा हो तो इलेक्टोरल वोट उतना नहीं पड़ता। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि विनर टेक ऑल प्रिंसिपल की वजह से ये मसला होता है। आप अगर जीते कम मार्जिन से हैं कुछ स्टेट्स में, लेकिन ज्यादा स्टेट्स में जीत गए हैं, लेकिन अगर आप हारे का ज्यादा मार्जिन से हैं और लेकिन कम स्टेट्स में हारे हैं, तो इट इज पॉसिबल कि आपको वोट ज्यादा पड़ा हो, लेकिन इट इज पॉसिबल कि आपको वोट कम पड़ा हो लेकिन आप इलेक्टोरल वोट फिर भी जीत जाएं। ये मैं शुरू में करवा चुका हूं। जहां तक ये बात है कि जो बॉइलिंग टी वाला कॉन्सेप्ट है वो सेनेट को इसलिए कहा जाता है, पूरी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि द अमेरिकन सेनेट इज द सॉसर वेयर द बॉइलिंग टी ऑफ द लोअर हाउस इज कूल्ड। ये है सवाल, असल जो स्टेटमेंट है। और इसका जवाब ये है कि सेनेट चूंकि सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं, हायर फोरम है, 6 साल का प्रोटेक्टेड टेन्योर है, इसलिए वो जज्बाती नहीं होते, वो पॉलिटिकल क्राउड को प्ले नहीं करते, उनकी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस नहीं होती। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पैशन हीटेड होता है, लीडरशिप जूनियर लेवल की होती है, वो ज्यादा अपने आप को शो करने के लिए और ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन होता है, क्योंकि हर 2 साल बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में जाना होता है। सेनेट में अब आप एक दफा सेनेटर बन गए तो 6 साल आप बैठे हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता। सो इसलिए सेनेट में डिबेट्स ज्यादा सीरियस होती हैं, ज्यादा रैशनल होती हैं, इसलिए वहां ईज आउट हो जाता है माहौल, और वो जो पॉलिटिकल टेंशन नीचे होती है वो सेनेट में आके कूल डाउन हो जाती है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये सॉसर है जहां बॉइलिंग टी जो है वो कोल्ड की जाती है। तो ये इसका जवाब ये है। पाकिस्तान की सेनेट के साथ कंपैरिजन अगर आप करना चाहें तो पाकिस्तान की सेनेट बड़ी वीक है कंपेयर टू अमेरिकन सेनेट। साजिद पूछ रहे हैं हाउ डेलीगेट्स आर इलेक्टेड प्राइमरी एंड कॉकसेस का थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। डेलीगेट्स स्टेट्स सिलेक्ट करती हैं। स्टेट्स के जब इलेक्शंस होते हैं तो उसके साथ ही हर स्टेट अपने डेलीगेट्स बना लेती है। 2 तरह के डेलीगेट्स होते हैं। एक, वो जो कॉकसेस वाले डेलीगेट्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के डेलीगेट होते हैं जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, और जो दूसरे डेलीगेट हैं सुपर डेलीगेट्स जिन्हें हम कहते हैं वो आपके इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं, और उन्हें स्टेट असेंबलीज के साथ जब वोटिंग होती है तब इलेक्ट कर लिया जाता है। फेथलेस इलेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन कभी इलेक्टर्स ने इधर उधर वोट डाला नहीं है। आयशा पूछ रही है कि क्या इलेक्टर्स फेथलेस हो सकते हैं, तो उसका जवाब ये है। आई थिंक ट्रम्प may manage to manipulate his way. Seems pretty difficult
टू मी अभी तक जितने भी केसेस उन्होंने फाइल किए हैं कोर्ट्स ऑफ लॉ में, देयर इज नॉट अ श्रेड ऑफ एविडेंस, देयर क्लियर मार्जिन ऑफ विक्ट्री है। 4 मिलियन वोट से ज्यादा से बाइडेन जीते हैं। जो पिछला एल गोर और बुश का लोग जवाब देते हैं, वहां एक स्टेट का फड्डा था, क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन था, तो यहां ऐसा नहीं है। ट्रंप इज नॉट, हिबा पूछ रही हैं, ट्रंप इज नॉट रेडी टू ट्रांसफर पावर, ही चेंज पेंटागन्स हाईएस्ट मेंबर्स टुडे एंड इज डिसाइडिंग फॉर द नेक्स्ट बजट, ही इजंट रेडी। इससे फर्क नहीं पड़ता हिबा। अमेरिका का सिस्टम कुछ इस तरह का है that if the POTUS doesn't leave the office shall leave him। 20 जनवरी 2021 को जो उसका स्क्वाड है वो आखिरी उसको सलूट मारेगा, आखिरी उसको सलामी देगा, और उसके बाद जो उसे पूछेगा कि आपको सिक्योरिटी डिटेल्स कैसी चाहिए, आपको तकिया किस रंग का चाहिए व्हाइट हाउस में, आपको पर्दे किस तरह के चाहिए, और उनकी सिक्योरिटी डिटेल हो जाएगी। ये है सिंपल सा प्रोसीजर। हाउस वुड लीव हिम। ठीक है जी। कैन यू ब्रीफली डिस्कस द क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर्स, एग्जामिन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ये मैं बता चुका हूं बच्चे, आप वापस ला रहे हो उन्हीं सवालों को। एनीहाउ मैं ब्रीफली फिर बता देता हूं। मेरिट्स ये हैं कि इस सिस्टम के तहत कोई स्टेट भी मार्जिनलाइज्ड नहीं है, कि कोई स्टेट भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। हर स्टेट अपने आप को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरेशन समझती है। ठीक। मेरिट्स ये भी हैं कि इस सिस्टम में जो मेंबर ऑफ द, जो कैंडिडेट बनते हैं प्रेसिडेंट, वो पार्टी टिकट पे नहीं बनते, वो बनेंगे जाकर पब्लिक डोमेन से, पब्लिक उन्हें सिलेक्ट करेगी। सो दोनों सूरतों में पब्लिक डेमोक्रेटिकली सिलेक्टेड है और फिर डेमोक्रेटिकली ही इलेक्टेड होगा। वो कैंडिडेचर भी उसका डेमोक्रेटिकली सिलेक्टेड है और उसकी प्रेसिडेंसी भी डेमोक्रेटिकली सिलेक्टेड है। दुनिया में कम मुल्कों में ये प्रोसेस है। फ्रांस में ये प्रोसेस है किसी हद तक कि आपको इलेक्शन से पहले कैंडिडेट बनने के लिए भी 500 इलेक्टेड लोगों की इंडोर्समेंट चाहिए होती है। अदरवाइज दुनिया में कहीं और ये सिस्टम नहीं है कि इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन हो। तो अमेरिका में ये सिस्टम भी पब्लिक के हाथ में है। ठीक है जी। तो ये एक मामला है, इस फायदे की बात है, अच्छी चीज है अमेरिकन में। उसके बाद इसके मेरिट्स में ये भी है कि फंड्स जो हैं वो ओपन है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, पब्लिक के फंड्स होते हैं जिनसे ये इलेक्शन लड़ा जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। डीमेरिट्स की तरफ आ जाए तो यही जो कंफ्यूजन है कि स्टेट के वोटर हैं कि पब्लिक के वोट्स हैं, ये एक डीमेरिट है क्योंकि सारी दुनिया में 1 पर्सन 1 वोट का प्रिंसिपल चलता है। अमेरिका में जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 1 पर्सन 1 वोट का प्रिंसिपल चले। फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन इलेक्शन में बैंड वैगन इफेक्ट भी आता है। बड़ी रियासतें जिधर वोट कास्ट करती हैं, बाज़ औक़ात छोटी रियासतें उधर भेड़ चाल के तौर पर वोट डालना शुरू कर देती हैं, किसी कैंडिडेट ने जीतना है। इलेक्शन हैज अ वेरी अगली अंडरबेली। हमारे पाकिस्तानी इलेक्शन की तरह एक दूसरे के खिलाफ स्मीयर कैंपेन्स चलाई जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर डर्ट उछाला जाता है, एक दूसरे के खिलाफ ऑब्सीन इल्जामात लगाए जाते हैं। ये एक बुरी चीज है। इट्स ऑल्सो वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन एज वेल। तो बिग फार्मा ओनर्स, बिग मल्टीनेशनल्स दोनों तरफ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कि कोई भी जीत जाए। डीमेरिट्स में ये चीजें आती हैं। मेरिट्स में ये भी आता है कि दोनों कैंडिडेट्स पहले ही एक एक लम्हे पे उनकी डिबेट्स करवाई जाती हैं, उनकी टीवी डिबेट्स होती हैं, उनका मीडिया एक्सपोजर होता है, आमने सामने उन्हें रखा जाता है, मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर उन्हें ग्रिल किया जाता है। तो पब्लिक के सामने दोनों कैंडिडेट का क्रेडेंशियल आ जाता है, उन्हें समझ लग जाती है हमने किसको वोट देना है। जीएसए हैज डिनाइड टू साइन द ट्रांजिशन इवेंचुअली हो जाएगी आयशा, आप देखिएगा। If the Supreme Court doesn't come to help Mr. Trump, the transition will get done. ठीक है। 2020 elections have clearly defined the politics in America is now polarized and divided. It's Trump who made politics polarized and divided by not agreeing to concede. अगर आप ट्रंप की हिस्ट्री को देखें तो ट्रंप जब प्राइमरीज लड़ रहे थे, कैंडिडेट बनने जा रहे थे 2016 में,
तो इनका कैंडिडेचर जिन स्टेट्स ने इलेक्ट नहीं किया था, यानी इनको एज ए कैंडिडेट जिन स्टेट्स ने इंडोर्स नहीं किया था, इन्होंने वहां भी कहा था कि ये फ्रॉड हुआ है। तो ही हैज अ हिस्ट्री ऑफ सेइंग कि ये फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। सो कोर्ट ऑफ लॉ में आपको पता है कि हार्ड एविडेंस दिखाना पड़ेगा। वो हार्ड एविडेंस जो है वो लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ही मे प्रोलॉन्ग इट फॉर सम टाइम, लेकिन 20 जनवरी को आप देखेंगे बाइडेन वुड टेक ओथ अनलेस समथिंग रियली रियली बैड हैपेंस। ठीक है, इसको याद जरा म्यूट करना जी। हेलो, I had to take this. Okay, ji. Keeping the transition aside, I don't think he is still fighting for race. I mean, is there any chance if Supreme Court intervenes in this very issue on what ground? Exactly. Locus standi लाना पड़ेगा ना सबसे पहले. Admin should recording of this lecture with me. Admin with us will be better. ऊपर करें, मुझे देखने में क्या कह रहे हैं बच्चे। स्पीकर HOR said conceding defeat is the first presidential thing after election, but हाँ जी, डिफाइन हो सर। इलेक्टोरल वोट्स आर डिफाइंड लाइक दिस स्टेट। ये मैंने सलमान बट ये सवाल पहली क्लास में बताया था जब हम कर रहे थे ट्रम्प इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टेट के जो वोट्स हैं, इलेक्टोरल वोट्स, वो काउंट कैसे होते हैं। वो काउंट होते हैं उस स्टेट के कितने वोट हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, उससे उसकी पॉपुलेशन का पता चलता है कि स्टेट बड़ी है या छोटी, जमा उसके 2 सेनेटर्स जब हम ऐड कर देते हैं तो वो इलेक्टोरल वोट बन जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो जो बड़ी स्टेट है उसके ज्यादा, जो थोड़ी स्टेट है, कुछ स्टेट्स हैं जिनके इलेक्टोरल वोट सिर्फ 3 है। बाइडेन विक्ट्री सो क्लियर, व्हाई चाइना एंड रशिया आर शोइंग रेस्ट्रेंट इन कांग्रेचुलेटिंग बाइडेन। अगर आप मेरा पहला लेक्चर दोबारा याद कर लें कॉन्स्टिट्यूशन वाला, तो मैंने आपको ये समझाया था कि नवंबर के फर्स्ट वीक में इलेक्शन होता है, दिसंबर के सेकंड वीक में इलेक्टोरल कॉलेज अपनी अपनी स्टेट के हेडक्वार्टर में जाकर वोट डालता है। उसके बाद वो वोट भेजे जाते हैं कैपिटल हिल, वॉशिंगटन DC। 6 जनवरी को फॉर्मली ऐलान करता है कांग्रेस के इलेक्शन कौन जीता है। ठीक है, तो अभी तक कोई फॉर्मल ऐलान ही नहीं हुआ ना, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया, कोई लीगल जो है वो इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो बता रहा हो कि मिस्टर ए जीते हैं या मिस्टर बी जीते हैं। तो इसलिए कुछ स्टेट्स जो हैं वो रिलक्टेंट हैं, वो नहीं कॉन्ग्रेचुलेट कर रही। तो इट्स देयर ओन ड्यूटी। ठीक है, इट्स देयर ओन चॉइस। तो इसमें इतना वो परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी। Imran Khan is FDR's copy. I hope he is as successful as well. Trump is American Mian Saab. Dawood, people equate differently. People equate Trump with Imran Khan. Populist school of politics जो है उसमें इमरान खान हैं, ट्रंप हैं, तैयब अर्दवान हैं, नरेंद्र मोदी हैं, ये सारे साहिबान हैं। Okay, जी, Trump is constantly tweeting, wait till next week, let's see what he has up his sleeve. He must be expecting, असल में they are expecting, Trump का जो सारा केस है वो इस पर जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो रिपब्लिकन्स हैं। तो he is expecting कि रिपब्लिकन जजेस would help him get reinstated। ठीक, ये है। So will we call the election vice president direct election overall or indirect? Indirect in theory, direct in practice। ठीक है जी, नीचे आए जी, बॉय नीचे आओ। हाकिम साहब काइंड ऑफ कह सकते हैं आप। प्रेसिडेंट क्योंकि जजेस को लगाता है। व्हाट शुड, ऊपर करो यार, व्हाट शुड बी, इतने एकदम से मैसेज आते हैं समझ नहीं आती। लड़के ऊपर करो, ये लाइन मिस हो गई है ऊपर वाले क्वेश्चन। ये वाली मैडम आमना खाती है। सर व्हाट शुड वी राइट एज क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दी, अब नीचे करें।
ऑफ द अमेरिका एज वर्ल्ड लीडर एंड मेंटेनिंग पीस, लॉ एंड ऑर्डर। अभी अमेरिकन ग्लोबल कंसर्न्स ऑफ यूएसए पढ़ते हैं ना हम ना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो रिलैक्स। That's why Trump is still paying this media card. Yes, but they can't return within hours. इलेक्शंस वो इसलिए आयशा पूछ रही है कि ट्रंप को तो उन्होंने फिर घंटों में कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया था 2016 में, तो अब वो क्यों रुके हुए हैं? तो इसका जवाब आयशा ये है कि हिलरी कंसीडर्ड हर डिफीट, ठीक है। जैसे ही ये प्रोजेक्शंस आती हैं, जो ऑनरेबल कैंडिडेट्स होते हैं वो आके कंसीड कर जाते हैं कि भाई ठीक है आप जीत गए, हम अब मिल के चलेंगे। आप देखें रिचर्ड निक्सन 8 साल वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, 60 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, सिर्फ 12,000 वोटों से वो हारे थे पूरे अमेरिका के हिसाब से, ओनली 12,000 वोट्स, लेकिन ही कंसीडर्ड टू मिस्टर कैनेडी। तो ये है, intentionally decided to wait an announcement that have had an effect on votes. नहीं, I don't think so कि आप इस तरह की चीजें वहां होती हैं, और अगर है भी तो well if they can they are well within their rights. कोई कानून तो उन्हें नहीं रोकता इस चीज से। Do you think? अच्छा जी, आपका क्या ख्याल है? Whom to go with? Trump or Biden based on parties, not individually. Parties के हिसाब से तो शहबाज Republicans have suited Pakistan more in the past. Democrats haven't suited, but in the person of Biden, Biden knows Pakistan well, have come to Pakistan on more than one occasions. He is recipient of Pakistan's highest civil award, Nishan-e-Pakistan. People's Party ने उन्हें दिया था. So he is like there, ठीक है जी। नहीं, nothing works एक अपनी जगह है। ट्रंप made Republicans work on his notes. POTUS मैटर तो करता है, ऐसे तो ना करें कि POTUS मैटर ही नहीं करता। ये अभी पास पेपर्स मैंने आपके साथ डिस्कस करने बच्चे, उस पर हम बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। क्या हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट, क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट? Obviously that would have an impact on, नहीं मेरा ख्याल है हाईएस्ट है वो निशाने हैदर जो है, इट इज नॉट अ सिविल अवार्ड। निशाने हैदर इज अ मिलिट्री अवार्ड, जो हाईएस्ट अवार्ड है ना उधर, वो मिलिट्री अवार्ड है, ये सिविलियन अवार्ड है जो हाईएस्ट है। निशाने पाकिस्तान, ओके, सेकंड हाईएस्ट होगा फिर, ओके जी। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में रोल ऑफ यूएसए इन पेट्रोनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। रोल ऑफ यूएसए इन पेट्रोनाइजिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, और उसमें मैंने आपसे 3-4 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस पर बात की थी। उसमें ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में हमने कहा था यूएन है, फिस्कल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास ऑब्वियसली मौजूद हैं आईएफआईज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये 4 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस। तो यूएन का जो पेट्रोनाइजेशन का मामला है वो तो बड़ा सिंपल एंड इजी है। वो ये है कि यूएन तो ब्रेन चाइल्ड ही अमेरिका का है। आप जानते हैं अटलांटिक चार्टर 1941, चर्चिल एंड एफडीआर एग्रीड ऑन दिस, तो ब्रेन चाइल्ड उनका है। यूएन पे क्यों वो असरअंदाज होता है? यूएन इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ यूएस। यूएन इज हेडक्वार्टर्ड
इन यूएस एज वेल। तो जहां किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होगा वहां ऑब्वियसली उसका इन्फ्लुएंस भी होगा, जैसे सऊदी अरब का ओआईसी पे एक सर्टेन इन्फ्लुएंस है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं द चार्टर। यूएन चार्टर इटसेल्फ gives US a certain power by design to patronize। ठीक, वो क्या है? P5 का हिस्सा है यूएस, has veto power। P5 का हिस्सा है यूएस, has veto power। किसी भी कानून को वो वीटो कर सकते हैं। सो दिस टू गोज इन देयर फेवर। बनाने वालों में है सारा जो फाइनल ट्रीटी हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को चार्टर जिसे कहते हैं, वो भी यूएसए में है। यूएसए लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है फाइनेंशियली इन देयर यूएनओ में सबसे ज्यादा पैसे। पेट्रनाइजेशन का मतलब है कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिवली और नेगेटिवली, कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस। तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट contributors in terms of peacekeeping missions, peacekeeping missions में जो फौजी जाते हैं उनमें भी सबसे बड़ा जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स अमेरिका है। इसी तरह जो इंटरवेंशंस बाय यूएनओ आर कंडक्टेड बाय नेटो। NATO serves as an arm of UN when it comes to intervention for violation of international law or UN Charter by any country। कोई मुल्क जब इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है रिपीटेडली या यूएन चार्टर को वायलेट करता है रिपीटेडली, तो उसको रोकने के लिए अगर यूएन इंटरवेंशन डिसाइड करता है, तो बिकॉज यूएन के पास कोई अपनी फौज या वेपनरी नहीं है, तो वो फौज नेटो की इस्तेमाल होती है, वेपनरी अमेरिका की इस्तेमाल होती है। तो इन दिस वे भी अमेरिका स्टैंड्स टू पेट्रोनाइज यूएन। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली इट इज वर्ल्ड पावर एंड sole superpower in a unipolar world for the last say 4 decades now। तो इसलिए भी बाय डिफॉल्ट भी अमेरिका इज यूनिकली प्लेस्ड टू पेट्रोनाइज यूएनओ, क्योंकि मैं टाइम एंड अगेन बता चुका हूं कि दुनिया को चलाने के लिए आपको चौधरियों की जरूरत हमेशा रहेगी। इक्वालिटी एंड ऑल दैट जैज एकेडमिकली बड़ी खूबसूरत बातें हैं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अगर हम यूएनओ के वीटो पावर मोज़ाम्बिक को, जिम्बाब्वे को, जिबूती को, वेटिकन को, इस तरह के मुल्कों को दे देते हैं, would they be able to implement their resolutions? Would they be able to fund the decisions of UN or go in and fight against a violator, say Pakistan? कौन सुनेगा इनकी? और a violator like India or a violator like Israel? तो आपको चौधरी चाहिए at the helm of the affairs। और उन चौधरियों में चूंकि बड़ा चौधरी अमेरिका है for the last few decades, और कोई चैलेंजर अभी तक बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं आया है,
इसलिए यूएस के पास यूएनओ को पेट्रोनाइज करने की सलाहियत अभी मौजूद है। ठीक है, तो ये अपनी जगह पर एक रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है जो हमें माननी पड़ेगी। फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी यूएस के करीब अभी कोई नहीं है, और अगर कोई यहां करीब है भी तो डिफेंस में नहीं है। यूएस का जो डिफेंस बजट है वो दुनिया के 26 हाईएस्ट एक्सपेंस करने वाले कंट्रीज जो बजट पे हैं, इंक्लूडिंग रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, उनसे ज्यादा है। मतलब पाकिस्तान के कुल माली मसाइल शायद 11 अरब डॉलर हमें इकट्ठे मिल जाएं तो काफी हद तक हमारे मसले हल हो जाएंगे। अमेरिका ने जो लेटेस्ट अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, हैरी एस ट्रूमन, वो उस एक एयरक्राफ्ट की कीमत 11 अरब डॉलर है। ठीक है, सो ये आपको बताता है कि क्या मामलात हैं वहां पर। तो इसलिए यहां तो ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट करेगा मामला। अब आ जाए आईएफआईज के ऊपर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारे बने हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कि दुनिया काफी हद तक बर्बाद हो चुकी थी। स्पेशली जो इंजन्स ऑफ ग्रोथ थे पहले, वो अब इंजन्स ऑफ ग्रोथ नहीं रहे थे और उनके पास सरमाए की कमी थी। तो वो सरमाए की कमी जो है वो अमेरिका के फायदे में इस्तेमाल हुई। मैं बताने लगा हूं, मेरा पूछ रही है कि वी स्टडी यूएन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन करंट अफेयर्स एज वेल, हाउ डू वी सपोज टू अटेम्प्ट दिस इन यूएस हिस्ट्री पेपर, डू वी नीड टू ट्राई इट? नहीं, यूएस हिस्ट्री पेपर में आपसे नेटो और के हवाले से मैक्सिमम पूछा जा सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाएगा। आपसे जनरली पूछा जाएगा ये सवाल, अगर पूछा गया तो वो मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूं। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, डॉलर एक्सचेंज रेट के तौर पर सामने आया, अमेरिका इंजन ऑफ ग्रोथ बना, और वो ग्रोथ जो है रिजल्ट बनी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बनने की, क्योंकि डीकोलोनाइजेशन हो रही थी, रिकंस्ट्रक्शन हो रही थी। सो सम इंस्टीट्यूशन हैड टू बी देयर, जो है हैड टू बी देयर फॉर फाइनेंशियल हेल्प, तो वो फाइनेंशियल हेल्प के लिए वर्ल्ड बैंक बना और आईएमएफ बना। वर्ल्ड बैंक आपको पता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करता है, और आईएमएफ जो है वो आपको बजटरी सपोर्ट, हॉट मनी, हार्ड कैश देता है। तो यहां ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां हम कैसे पेट्रोनाइज करते हैं, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। वो फॉर्मूला अंडरस्टैंड कीजिए। यूएन जो है, यूएन आपको पता है कि सॉवरन इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे चलती है, 1 पर्सन 1 वोट के प्रिंसिपल, 1 कंट्री 1 वोट के प्रिंसिपल के ऊपर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस तरह नहीं चलते। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो वोटिंग का तरीकेकार है वो कुछ यूं है कि फर्ज करें आपने 100 रुपीज का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर खड़ा किया है विद 10 मेंबर्स, और आप कहते हैं कि 10 में से 6 वोट्स डिसाइड करेंगे हु गेट्स द लोन, on what conditions and when he gets to return it। अगर आप ये तय कर लेते हैं तो अब आप देखते हैं कि ये 100 रुपए में इन 10 मुल्कों के पैसे किस हिसाब से। अगर फर्ज करें कि एक मुल्क ने ही 80 रुपए दे दिए हैं और बाकी 9 मुल्कों ने मिलके बाकी 20 रुपए दिए हैं, तो जब हम वोटिंग के राइट की तरफ जाएंगे तो आउट ऑफ 10 वोट्स
8 वोट उस मेंबर एक के होंगे जिसने 80 रुपए इस फंड में जमा करवा रखे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कर्जा किसी को दोगे तो आपके तो 20 में से पैसे जाने, उसके 80 में से जाने, तो ही स्टैंड्स टू लूज मोर। ठीक है, लिहाजा वोटिंग राइट्स में 8 वोट उसके होंगे, 2 आप सारों के बाकी 9 के मिलके होंगे। ठीक है, सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू US was the single largest contributor as a country in both these international organizations, इसलिए यहां भी उनके पास पेट्रोनाइजेशन की कैपेसिटी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल रिसेंट हिस्ट्री में भी है। आपने एक इदारा सुना होगा AIIB नाम का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये इदारा चाइना ने मिलके पाकिस्तान और बहुत सारे मुल्कों के साथ, अब तो काफी इसकी मेंबरशिप हो गई, 2013-14 में ये बनता फिर रहा था। डू यू नो पाकिस्तान डिस्पाइट बीइंग द फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIIB, क्या पाकिस्तान की वोटिंग वेटेज कितनी है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में? तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि पाकिस्तान की जो वोटिंग वेटेज है वो पूरा 1 वोट भी नहीं है यहां, क्योंकि हमारा पैसा थोड़ा है एंड चाइना कंट्रोल्स मोर देन 50। तो दिस इज हाउ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्क। तो यहां पे तो ऑब्वियसली डिबेट ही कोई नहीं है कि कौन कितना किसको चलाता है और कौन कितना नहीं चलाता है। ठीक है, अब आ जाएं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, मुझे ऐसा करेक्ट स्टैट्स नहीं पता, तो आई वोंट बी एबल टू डेल्व ऑन दैट, लेकिन प्रोबेबली होगा ऐसे ही वहां भी। उसके बाद आते हैं जी हम डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर तो आप कोल्ड वॉर के इरा को गिनो, तो कोल्ड वॉर के इरा में तो आपको पता है ना कि सीटो, सेंटो वगैरह जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई थी। ये भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस थी जो बनाई ही US ने थी उन मुल्कों के लिए। ठीक है, कह सकते हैं आप ये उन मुल्कों के लिए जिन्हें नेटो की प्रोटेक्शन हासिल नहीं थी। तो नेटो बहरहाल ये तो खत्म हो गए कोल्ड वॉर से के दौरान ही। नेटो री इन्वेंटेड इटसेल्फ एज द सेकेंड आर्म ऑफ UN. It reinvented itself as a source of or an instrument to bring liberty and peace in the world wherever required. So every decade NATO finds a way to reinvent itself, और उसमें आपको पता है कि UN is the main driving force. यूरोपियन पावर्स ने ये बनवाई ही इसलिए थी कि उनके पास पैसे नहीं थे, ना ताकत थी, ना इंटेंट थी अपने आप को जंग के लिए तैयार करने की। तो उन्होंने अमेरिका को काइंड ऑफ हायर कर लिया अपने साथ कि वो हमारी हिफाजत करे। तो वहां कमांडर इन चीफ्स भी ज्यादातर अमेरिका से आए हैं, फंडिंग भी अमेरिका की सबसे ज्यादा रही है, वेपनरी भी अमेरिका की है। सो नेचुरली नेटो को पेट्रोनाइज अमेरिका करता है, और ट्रंप ने वो आपको करके दिखाया भी। ठीक है जी, तो ये है। उसके बाद आते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप नोटिस करो तो एक तो जिनका US खुद मेंबर है वहां तो नेचुरल सी बात है कि उनको वो पेट्रोनाइज करेगा ही करेगा। जहां वो मेंबर नहीं भी है वहां भी उसकी पेट्रोनाइजिंग कैपेसिटी है, और सबसे ज्यादा वो पेट्रोनाइजिंग कैपेसिटी है OIC में। OIC UNO के बाद सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पिवट जो है वो सऊदी अरब है, और सऊदी अरब के अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दिस इज हाउ अमेरिका हैज अ पेट्रोनाइजिंग रोल इन OIC, क्योंकि आप देखिए OIC के बनाने का मकसद मस्जिद कुदस को लिबरेट करवाना था, जो अभी तक नहीं हो पाया। सो दिस मैटर्स। ठीक है, दिस मैटर्स अ लॉट। सो इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन है, अरब लीग है, इवन सार्क में अमेरिका इज एन एडवाइजर, ऑब्जर्वर। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आउटरीच जो है वो US की कितनी है। और एल्सवेयर भी मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में अमेरिका अपनी आउटरीच हर ऑर्गेनाइजेशन में ही अप्लाई कर देता है ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए।
एससीओ में इसे अभी तक नहीं मिला, वरना मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में यूएस ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर मौजूद है। ठीक है, ओपैक तो नवीद बनवाई इन लोगों ने थी। ठीक है, तो ये है जी, इट इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। आपके पास अच्छी ब्रॉड हेडिंग्स हैं, ऊपर भी नीचे सब हेडिंग्स भी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की सूरत में कंटेंट इनफ अवेलेबल है, यहां पर सवाल के गलत होने का कोई अंदेशा नहीं है, स्टेटमेंट और ये चीजें इन लाइन होती हैं, ठीक रहती हैं। सो अगर ये सवाल आता है तो आप अटेम्प्ट करें जरूर। हसान पूछ रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ एमसीक्यूज केम इन द एग्जाम्स। बच्चे वो एमसीक्यूज पास पेपर्स में देख लो ना, आइडिया हो जाएगा आपको। ज्यादातर पॉलिटिकल साइड से ही आते हैं, कुछ ज्योग्राफी से आते हैं और कुछ कल्चर से आते हैं, ज्यादातर पॉलिटिकल साइड से ही आते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं। ईसा का सवाल आपने पढ़ लिया है सबने। यूएसएसआर वाज एन एक्सपेंशनिस्ट कंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर यूएनओ डिड नॉट यूज नेटो टू क्वेल एनीथिंग। I told you post Cold War NATO reinvented itself as the military arm of UN. मैंने क्लियरली ये मेंशन किया है, कोल्ड वॉर के दिनों में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो एक तो ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए, तो उससे मेरा ख्याल है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं ना समझे बच्चे, आसान। आपने अब एमसीक्यूज अगर ढंग से सिलेबस पढ़ा होगा तो एमसीक्यूज आ जाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आएंगे। लास्ट 10 इयर्स के अगर एमसीक्यूज आप कर लें 200 समथिंग बनेंगे, उससे काफी आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, आयशा आयशा पूछ रही है इस बार यूएस हिस्ट्री लो स्कोरिंग रहा है, तो मेरा उसमें जवाब ये है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे कल से यहाँ वर्ल्ड टाइम्स में मेरे पास वो बच्चे भी आ रहे हैं जो फ्लंक कर चुके हैं, जो नहीं पास हो चुके। तो मुझे अभी तक मेरा कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसके 60 से कम मार्क्स हों। मेरे अपने भाई ने भी दिया था, 2 of them, one have qualified, the other hasn't। तो who hasn't qualified उसके भी 68 मार्क्स हैं। हालांकि वो क्लास में मेरा स्टूडेंट नहीं है, घर की हद तक चले वो पूछ पाछ लेता है। तो ये है, लेकिन ये मैं एग्री करता हूं इस हद तक कि बच्चों का मसला ये है बच्चों कि जब एग्जामिनर कोई स्टेटमेंट पूछ लेता है ना, तो तुम लोग पगला जाते हो। आप स्टेटमेंट को जब आप कपल ऑफ टाइम्स पढ़ेंगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि स्टेटमेंट आपको सिर्फ डराने के लिए है। बात वही पूछी गई है जो वो स्टेटमेंट ना भी देता तो बतानी थी हमने। 2020 में भी उसने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए। तो आप वो स्टेटमेंट को जब आप खोलने जाते हैं, अनलॉक करने जाते हैं, तो वहां कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स आमतौर पे। तो आई हैव मेट 5-6 ऑफ द स्टूडेंट्स सिंस द रिजल्ट हैव कम। मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला, लेकिन अगर कोई लो स्कोर है तो उसकी ये वजह है, स्टेटमेंट बेस्ड पेपर था और वो स्टेटमेंट को अनलॉक करने में बच्चों को प्रॉब्लम रही होगी। ठीक है, तो अभी जो नालायक पास हुआ है इसको देखते हैं कि इसके कितने आते हैं नंबर। इवेंचुअली इंटरव्यू के बाद पता चलेगा। अदर देन द डब्ल्यू क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाट डब्ल्यू क्वेश्चन मीन। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट नाउ द ग्लोबल कंसर्न्स ऑफ यूएसए। ग्लोबल कंसर्न्स ऑफ यूएसए भी ग्लोबल कंसर्न्स ऑफ यूएसए। यूएसए को किन चीजों की फिक्र है दुनिया में? ठीक है, तो ये अगेन ये भी कोई ऐसा, जी थैंक यू, ये भी कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ रखा। ये सारी चीजें आप पीछे पढ़ के आए हैं। आप बुक में भी मेरे वाली में देखेंगे तो उसमें काफी डिटेल में हमने इस सवाल पे बात की हुई है।
यूएस की फिक्र आईसिस है, यूएस की फिक्र ग्लोबल टेररिज्म है। जो स्टेटेड फिक्रें हैं पहले उन पर बात कर लेना इमरान, उसके बाद जो दूसरे वाली फिक्रें हैं उन पर फिर बात करते हैं, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इज वन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, जिसको वो कहते हैं कि हमारी ग्लोबल कंसर्न है, और उसके लिए वॉर अगेंस्ट टेरर उन्होंने लॉन्च की हुई है पूरी दुनिया में, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पर खर्च किए हैं। आईसिस इज देयर प्रॉब्लम, ग्लोबल टेररिज्म इज देयर प्रॉब्लम। देन withdrawal from Afghanistan, with the faith saving exit, वो उनकी ग्लोबल कंसर्न है। आप इसको अफगान सक्सेस ऑफ अफगान पीस प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक है जी। देन ऑब्वियसली चाइना, राइज ऑफ चाइना, इसको आप ट्रेड वॉर के हवाले से डिस्कस करेंगे, क्योंकि दुनिया ये कह रही है कि चाइना जो है वो नाउ द सेंचुरी ऑफ द ड्रैगन हैज स्टार्टेड। तो वो सेंचुरी ऑफ द ड्रैगन को कैसे क्वेल करना है, ये अमेरिकन कंसर्न है। न्यूक्लियर, DPRK and Iran are also global concerns of USA, ठीक है जी। न्यूक्लियर DPRK भी उनका मसला है यार। DPRK is Democratic People's Republic of Korea, North Korea, simply speaking, North Korea, Democratic People's Republic of Korea। तो ये दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज जो हैं ये भी अमेरिका का ग्लोबल कंसर्न ऑब्वियसली हैं। अमेरिका वुड नेवर वांट न्यूक्लियर countries like North Korea to use them, or for Iran to be able to make them, ठीक है जी। ये हैं। उसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग इन द वर्ल्ड, ऑल्दो अमेरिका खुद इन्वॉल्व रहा है इसमें। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा बनती हैं ड्रग्स और सबसे ज्यादा कंज्यूम अमेरिका में होती हैं, तो अमेरिका नीड्स टू डू बिट ऑफ सोल सर्चिंग हियर एज वेल। तो ये भी एक इशू है। इलीगल इमिग्रेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल इमिग्रेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये दो अलग अलग चीजें, इन्हें कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये भी अमेरिका का मसला है। लोग इलीगली फेक डॉक्यूमेंट्स पे, फेक आइडेंटिटीज पे अमेरिकन इमिग्रेशन को के लिए आते हैं। देन ट्रैफिकिंग इज जब लोगों को अगेंस्ट देयर विल सेक्स स्लेवरी के लिए, मजदूरी के लिए लाया जाता है, वो उनका मसला है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन जनरल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये स्टेट डिपार्टमेंट वाले कंसर्न्स मैं आपको बता रहा हूं। फिर इंटरनेशनल डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, लिबरल वैल्यूज, ऑल्दो इनकी भी सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। देन ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज वुड कम। President-elect Biden has said that he would re-enter Paris Accord once he is the president. Terror financing, सलमान उसी में आ जाएगी ना, वॉर अगेंस्ट टेरर के कंपोनेंट में आ जाएगी, ठीक। उसके बाद another international concern is peace in Middle East. Peace in Middle East में दोनों चीजें हैं। मिडिल ईस्ट में इसराइल पैलेस्टाइन इशू भी है, और अब ऑब्वियसली यमन, लिबिया,
सीरिया वगैरह भी उसका हिस्सा है। तो ये ग्लोबल कंसर्न्स हैं उसके। रेसिज्म इज अ ह्यूमन राइट्स इशू। ऑब्वियसली फ्रिया पूछ रही है रेसिज्म ह्यूमन राइट्स में आता है? ऑब्वियसली यस, आता है। तो दिस अगेन इज अ वेरी, जाने दें, ही इज नाउ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ अमेरिका, ही विल डू फाइन, सीख लेगा। और इफ ही डाइज इन ऑफिस तो कैमला इज नॉट स्लीपी, सो शील मेक गुड। अच्छा जी, तो दिस अगेन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। अगर ये आ जाता है तो ये भी अच्छा सवाल है। कंटेंट इनफ अवेलेबल है, रॉन्ग कुछ नहीं है इस सवाल में भी, स्टेटमेंट भी अच्छी है और इंटेंट भी बहुत अच्छा है। नहीं, फिगर्स अगर आप दे देते हैं अच्छी बात है, अगर फिगर्स आप नहीं भी देते तो आप ईच पॉइंट को एलैबोरेट जरूर करेंगे 2-3 लाइंस के अंदर, ये बताना जरूरी है, ठीक है? तभी तो ये सवाल बनेगा। अगेन आइसिस अल बगदादी के जाने के बाद रडरलेस है, वहां जाओ जो उसका होम ग्राउंड था। लेकिन आइसिस खुरासान जो है वो स्ट्रांग हो रही है। और स्ट्रेंज बात यह भी है कि तालिबान से डील होने तक अमेरिका का टेसिट अप्रूवल भी हासिल था आइसिस को, क्योंकि आइसिस अमेरिकन ठिकानों पर हमले नहीं कर रही थी, तालिबान ठिकानों पर हमले कर रही थी। नाउ विद द पीस डील विद अफगानिस्तान तालिबान, नाउ अमेरिका एंड तालिबान हैव अ कॉमन एनिमी इन अफगानिस्तान, दैट इज आइसिस। सो and this is the only way forward. If they jointly try and drive ISIS out, only then it will be driven out. Otherwise अफगानिस्तान के लिए तो जो भी वो मसला बनेगी बिकॉज अफगानिस्तान इज ऑलरेडी अ हेल होल। हमारे लिए वो उससे ज्यादा मसला बड़ा बन जाएगी, हमारे लिए काफी बड़ा मसला बन जाएगी, ठीक है जी? तो ये भी इज अ गुड क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। अब एक और, कोविड पैंडेमिक ओवरऑल इज अ ग्लोबल कंसर्न ऑफ एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। वो अमेरिका का भी है। आई फॉरगॉट टू मेंशन, यू कैन ऑब्वियसली ऐड इट देयर, ठीक? बट मोर देन अ ग्लोबल इशू, ये अमेरिका का इंटरनल इशू भी है। हर मुल्क ही अपने अपने लेवल पर इससे लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका भी लड़ रहा है। उसके बाद एक सवाल आता है कि ग्लोबल परसेप्शंस ऑफ यूएसए। आई वुड सजेस्ट कि ये सवाल अगर आपके पास ऑप्शन हो तो ना करें। अगर ऑप्शन ही ना हो तो फिर तो मजबूरी है, लेकिन अगर ऑप्शन हो तो ना करें, क्योंकि परसेप्शंस कीप फ्लक्चुएटिंग। ये एक इंस्टीट्यूट है यूएस का ही, प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दुनिया में यूएस के परसेप्शन सर्वेज कराता है, ठीक है? वो परसेप्शन सर्वेज आपने प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से ले लेने हैं। 31 दिसंबर के बाद, अगर वो लॉक्ड हैं एट 31 दिसंबर, तो वो लेटेस्ट डाटा होगा। इस साल तक का डाटा आपको हमारी किताब में मिल जाएगा, परसेंटेजेस के साथ कि अप्रूवल रेटिंग्स अमेरिका की कितनी हैं दुनिया में, हमारे यहां, एल्सवेयर, और कहां प्रोजेक्टेड है। लेकिन ये सवाल इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता, एक तो ये डाटा चेंज होता रहता है, दूसरा ये डाटा ट्रूली ट्रांसलेट नहीं करता एक्चुअल फीलिंग्स को। मिसाल के तौर पे ये डाटा कहता है 72% ऑफ पाकिस्तानीज डिसअप्रूव ऑफ अमेरिका एंड आर अगेंस्ट अमेरिका, बट एट द सेम टाइम the same number of people would love to go to America if they get a chance, leaving their beloved country behind. So इसलिए ये डाटा जो है ये ट्रू ट्रांसलेशन नहीं है ऑफ द एक्चुअल फीलिंग्स।
सेम गोज विद द मिडिल ईस्टर्न मुस्लिम्स, वहां भी यही मसला होगा, ठीक है। अच्छा, अफ्रीकन मुस्लिम्स डोंट हेट अमेरिका दैट मच, वहां चीजें और तरह से हैं। सो उसके हिसाब से ये कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। तो अगर तो ग्लोबल परसेप्शन पूछता है एग्जामिनर आपका, तो आप उसको रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान की अलग से देंगे, और फिर आप रीजन वाइज जा सकते हैं कि एशियंस क्या सोचते हैं और यूरोपियंस क्या सोचते हैं और दूसरे क्या सोचते हैं। अगर मुस्लिम वर्ल्ड होगा तो मुस्लिम वर्ल्ड में ईरान, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया भी ऐड हो जाएगा, और इनका आप अलग अलग बता देंगे, बाकियों का, बाकी मुसलमान मुल्कों का फिर आप रीजन वाइज बता देंगे। तो ये एक आसान तरीका है इस सवाल को करने का, शुड यू चूज टू अटेम्प्ट इट। जी ऐसे ही है।